नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन को 2 बार बेच लेता है तो सरकार उसे बड़ा इनाम देती है। और कैसा इनाम देती है कि 50 लाख की कोठी उसके लिए 3 महीने के लिए फ्री कर दी जाती है, यानी कि उसका खर्चा सरकार ही उठाती है। इस प्रकार का इनाम दिया जाता है। तो चलिए मैं विस्तार से आपको जानकारी दूं कि अगर किसी प्रॉपर्टी को 2 बार बेचा जाए तो क्या परिणाम होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी करते हैं। साथियों, प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 55 सभी नियम अगर मैं बताता रहूँगा तो यार आपको गुजारिश है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं सभी नियमों के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। बस यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यानी कि प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 55 इस बात की गवाही देता है कि अगर मैं अपने ऊपर ही मिसाल देता हूँ, अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी ज़मीन को 2 बार बेच दिया है तो प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 55 इस बात को कहता है कि प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति को, लेने वाले व्यक्ति को इस बात का बखान पहले ही करना होता है कि उसने इस प्रॉपर्टी को किसी को बेचा तो नहीं है, या फिर इस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई विवाद है, या फिर इस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कोई मामला भूमि से लेकर कोई विचाराधीन तो नहीं है, या फिर उस प्रॉपर्टी को लेकर उसके परिवार या उसके किसी बंटवारे को लेकर इस प्रकार का कोई विरोध तो नहीं है, या फिर उस व्यक्ति ने उस भूमि के ऊपर किसी से रहन रखकर कोई पैसा तो नहीं लिखित में उठा रखा है। यानी प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 55 इस बात की इजाज़त देता है कि बेचने वाले को ये सब बातें खरीदने वाले को बता देनी चाहिए। अगर वह इन बातों को छुपा लेता है तो उसके खिलाफ धारा 420 और 467 यानी फ्रॉड के मामले में FIR दर्ज कराई जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी को कैसे दोबारा व्यक्ति खरीद लेता है और बाकायदा उसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है। साथियों, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, मैं उसे ज़मीन बेचता हूं, फिर वह दूसरा व्यक्ति है। मैंने पहले व्यक्ति को रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री कराने के बाद उस व्यक्ति ने उस भूमि को लेकर रजिस्ट्री कराने के बाद यानी वह व्यक्ति बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उसने प्रॉपर्टी खरीद ली है, अब उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस यहीं पर आकर वो व्यक्ति मार खा जाता है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेना ही भूमि को खरीदना नहीं होता है। 90 दिन के अंदर अंदर उस प्रॉपर्टी के दाखिल खारिज कराना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना। और आपको पहले मैं बताता चलूं कि मैंने पहले पक्ष यानी मैंने ए को भूमि बेची और मैंने उस व्यक्ति को भूमि बेचने मैंने ए व्यक्ति को भूमि बेची, एक व्यक्ति को मैंने भूमि बेची और बेचने के बाद उस व्यक्ति ने उस भूमि की मुझसे रजिस्ट्री करा ली और 90 दिनों के अंदर वह उस भूमि को यानी दाखिल खारिज नहीं कराता है तो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरा ही नाम चलता रहेगा। यानी जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर मेरा ही नाम रहेगा और मैं उसे अगर तीसरे व्यक्ति को भूमि बेच सकता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस भूमि को लिया था, रजिस्ट्री कराई थी, उस व्यक्ति ने अपने नाम पर उस भूमि को नहीं लिया था, केवल रजिस्ट्री कराई थी। तो अब मेरे हाथ में यह है कि मैं उस भूमि को तीसरे व्यक्ति को भी बेच सकता हूं। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि 90 दिन के अंदर अंदर आप उस भूमि का दाखिल खारिज करा लें।
अगर आपने 90 दिन के अंदर उस भूमि का दाखिल खारिज करा लिया है तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं बेचने वाला था, मेरे से उस भूमि के अंदर से मेरा नाम ही हट गया है। दूसरी बात, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई किसी प्रकार की भूमि की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि उसी व्यक्ति के खाते से चेक के माध्यम से ट्रांसफ़र पैसा करें जिस व्यक्ति से आप ज़मीन ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप ज़मीन मेरे से ले रहे हैं लेकिन पैसा आप दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की ज़मीन ले रहे हैं तो ज़मीन का पहले मुआयना करना चाहिए और उसकी खतौनी का मुआयना करना चाहिए। तहसील के अंदर जाकर इस बात की जानकारी करनी चाहिए कि क्या इस भूमि का दाखिल खारिज हो सकता है, और उस भूमि की मौके पर ये जांच करनी चाहिए कि ये भूमि किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में तो नहीं है। और यहीं पर नंबर 4 बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस भूमि को ये व्यक्ति बेच रहा है तो क्या यह भूमि इसकी वंशावली से चली आ रही है या फिर इस व्यक्ति ने इस भूमि को स्वयं अर्जित किया था। या फिर 5वीं बात, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जो व्यक्ति इस वंशावली भूमि को बेच रहा है यानी कि उसमें और लोगों का भी हिस्सेदारी है। अगर वह उस भूमि को बेच रहा है, आपस में बंटवारे को लेकर किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है। अगर वह व्यक्ति आपको भूमि के कागज के साथ साथ वसीयतनामा देता है तो आप उस वसीयतनामे की इस प्रकार से जांच करेंगे कि वसीयतनामे के ऊपर जो 2 गवाह होते हैं उन गवाह से जाकर आप मिलेंगे और उससे उस भूमि के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। अगर आप जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं और आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो इस प्रकार से अगर आप गहराई से उसकी जांच करेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और आपको कोई भी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे पाएगा। अब बात चलते हैं वहीं पर कि अगर वह भूमि मेरे नाम है और मैंने किसी के नाम रजिस्ट्री कर दी है और वो व्यक्ति यानी उसका दाखिल खारिज 90 दिनों के अंदर नहीं कराता है तो मुझे अधिकार तो है नहीं, लेकिन कागजों में मेरा नाम है, मैं फ्रॉड तरीके से उसे तीसरे व्यक्ति को भी भूमि बेच सकता हूँ। यानी कि अगर मैं उस व्यक्ति के नाम दूसरी बार रजिस्ट्री कर देता हूँ तो मैं एक फ्रॉड का काम कर रहा हूँ। यानी कि मैं उस पहली जिसके मैंने यहाँ रजिस्ट्री की थी मैं उस व्यक्ति का अपराधी बन चुका हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 55 के अंदर इस बात का बखान मैंने पहले ही आपको सुना दिया है। अब यहाँ पर किसकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी इस पर भी ध्यान देने वाली योग्य बात है कि मान लिए मैंने पहले व्यक्ति के नाम से जो रजिस्ट्री की थी उस व्यक्ति की रजिस्ट्री कैंसिल होगी या फिर जिस व्यक्ति को दोबारा मैंने रजिस्ट्री की इस व्यक्ति की रजिस्ट्री कैंसिल होगी। बासरता अगर इस बात की शिकायत या भनक हो जाती है तो मैंने जिस व्यक्ति को पहले उस भूमि को बेचा था उसका रजिस्ट्री वैलिड मानी जाएगी और जिस व्यक्ति को मैंने दोबारा भूमि बेची वो व्यक्ति की रजिस्ट्री को कैंसिल माना जाएगा। आपको बता दूं कि वो जो तीसरा व्यक्ति है वो मेरे खिलाफ धारा 420 धारा 467 के तहत अमानत में खयानत इस प्रकार से वह मेरे खिलाफ यानी कि मुकदमा कर सकता है। दोनों पक्ष यानी कि दोनों पक्ष मेरे विरुद्ध मुकदमा कर सकते हैं और इस मुकदमे की कंडीशन इस प्रकार से होती है कि इसके अंदर FIR होती है और यह FIR होते ही उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करना होता है। लेकिन इस मुकदमे में स्टेट
स्टेज ये होती है कि इसके अंदर फैसला कभी भी किया जा सकता है, यानी कि समझौता किया जा सकता है, भले ही वह मामला कोर्ट के विचाराधीन है। मान लीजिए मैं अब समझौता करना चाहता हूं तो तीसरे पक्ष को या तो मुझे उसे पैसा वापस करना पड़ेगा या फिर उस तीसरे पक्ष के साथ मुझे समझौता करना पड़ेगा, तो विवाद ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा और 3 महीने के कारागार से वह व्यक्ति बच जाएगा। 3 महीने के बाद उसकी जमानत होती है, लेकिन सज़ा उसे गंभीर अपराध के दौरान माना जाता है। गंभीर अपराध में उसे बड़ी से बड़ी सज़ा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप अगर किसी प्रॉपर्टी को 2 बार बेचने की सोच भी रहे हैं तो भाइयों ऐसा काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह सीधा सीधा एक कानूनन जुर्म और एक संज्ञेय अपराध है। तो चलिए, आपसे बस यही गुजारिश है कि मैंने ऐसी बढ़िया आपको जानकारी दी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइबर आजकल बहुत ही कम धीरे चल रहे हैं, ताकि सब्सक्राइब को बढ़ाया जा सके और आपके सामने मैं अच्छी वीडियो हर बार लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। अगर इस वीडियो की बाबत आपको मुझसे और कोई जानकारी करनी है तो आप मेरी वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं, मैं उसका आपको सही तरीके से जवाब भी दे दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग भी सकते हैं। तो चलिए, अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। शुक्रिया, आदाब, खुदा हाफिज।